इस घर को बारिश चाहिए और जब तुम वह दे नहीं सकती तो मेरे बेटे की दूसरी शादी ही होगी। सास कमला देवी की यह आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। मैं संध्या सिर झुकाकर खड़ी थी। सामने रिश्तेदार बैठे थे, पड़ोसी खड़े थे और मेरे पति रवि चुपचाप कुर्सी पर बैठे जमीन देख रहे थे। शादी को 7 साल हो चुके थे। 7 साल तक मैंने इस घर को अपना सब कुछ दिया था। सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाना, सास ससुर की सेवा करना, रवि के छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाना, घर की हर जिम्मेदारी निभाना, सब कुछ। लेकिन आज मेरी पहचान सिर्फ एक चीज से तय की जा रही थी। मैं मां नहीं बन पाई थी। कमला देवी को डॉक्टरों की रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं था। डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद भी कमला देवी ने कभी मुझे सच नहीं बताया। हर बार बस इतना कहती कि किस्मत में बच्चा नहीं है। उस दिन कमला देवी ने रिश्तेदारों के सामने ऐलान कर दिया कि रवि की दूसरी शादी होगी। मैंने उम्मीद भरी नजरों से रवि की तरफ देखा। मुझे लगा वह उठेगा, अपनी मां को रोकेगा, कहेगा कि गलती संध्या की नहीं है। लेकिन उसने सिर तक नहीं उठाया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि मैं इस घर में पत्नी नहीं, सिर्फ एक सुविधा थी। अगले ही दिन कमला देवी ने मुझे मायके भेजने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ महीने अपने माँ बाप के घर रहो, उन्होंने कहा। जब तक रवि की दूसरी शादी नहीं हो जाती। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मेरा मायका सिर्फ एक पुराना पुश्तैनी मकान था जिसमें मेरे मामा रहते थे। लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं थी। जिस दिन मैं घर छोड़कर निकली, कमला देवी के चेहरे पर संतोष था। पड़ोसियों से कह रही थी, अब मेरे बेटे की जिंदगी फिर से बच जाएगी। रवि दरवाजे तक छोड़ने आया, लेकिन उसकी आंखों में अपराध बोध से ज्यादा डर था। मैंने आखिरी बार उससे पूछा, सिर्फ एक बात बताओ, क्या तुम भी यही चाहते हो? वह कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला, माँ जो कर रही हैं शायद सही कर रही हैं। मेरी दुनिया उसी पर टूट गई। मैं बिना कुछ कहे चली गई। अगले कुछ हफ्तों में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मामा के घर एक छोटे से कमरे में रहकर मैंने फिर से नौकरी खोजने शुरू की। शादी से पहले मैं एक स्कूल में अकाउंट संभालती थी। धीरे धीरे मुझे एक निजी संस्थान में काम मिल गया। जिंदगी कठिन थी, लेकिन कम से कम हर दिन अपमान नहीं सहना पड़ता था। उधर खबरें मिलती रही कि कमला देवी ने रवि के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी है। रिश्तेदारों में मिठाई बांटी जा रही हैं, नई बहू के सपने सजाए जा रहे हैं। मुझे यह सब सुनकर दुख तो होता था, लेकिन अब आंसू नहीं आते थे। शायद मैं अंदर से पत्थर हो चुकी थी। 6 महीने बीत गए। एक दिन अचानक मेरी पुरानी पड़ोसन का फोन आया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, संध्या, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? मैंने कहा, क्या? उसने बताया कि रवि की दूसरी शादी की तैयारियां जोरों पर थी। लड़की तय हो चुकी थी, कार्ड छपने वाले थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार परेशान हो गया। मैंने ज्यादा पूछना नहीं चाहा। मैंने फोन रख दिया। अब वह घर मेरा नहीं था। लेकिन किस्मत अभी कहानी खत्म नहीं करना चाहती थी। अगले ही सप्ताह मुझे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू कॉल आया। यह वही कंपनी थी जहां कभी मेरे माता पिता काम करते थे। इंटरव्यू शानदार गया और मुझे नौकरी मिल गई। मेरी सैलरी पहले से 3 गुना ज्यादा थी। धीरे धीरे मैंने अपने लिए एक नई जिंदगी बनानी शुरू कर दी। 6 महीने पहले जो महिला घर से रोते हुए निकली थी, वह अब आत्मनिर्भर और मजबूत बन चुकी थी। लेकिन उसी दौरान एक शाम मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने रवि खड़ा था। उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी। चेहरा उतरा हुआ था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ पल तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, संध्या, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, किस बारे में? उसने जवाब दिया, माँ ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब सब कुछ बिखर रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा राज छिपा था जिसने सबकी जिंदगी बदल दी थी, और शायद अब वह रात सामने आने वाला था। रवि के मुंह से यह सुनकर कि उसकी माँ ने बहुत बड़ी गलती की है, मैं कुछ पल तक चुप खड़ी रही। 6 महीने पहले जिस आदमी ने अपनी माँ के सामने एक शब्द तक नहीं बोला था, आज उसकी आवाज में डर और पछतावा दोनों थे।
मैंने ठंडे स्वर में पूछा। अब क्या बचा है कहने के लिए रवि? जब मुझे इस घर से भेजा गया था, तब तो तुम्हें सब सही लग रहा था। रवि ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ सेकंड बाद उसने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। पहले यह देख लो, उसने कहा। मैंने फाइल खोली। अंदर कई मेडिकल रिपोर्ट्स थी। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटती गई, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उन रिपोर्ट्स पर तारीख 7 साल पुरानी थी, यानी हमारी शादी के कुछ ही महीनों बाद की। मैंने पहली रिपोर्ट पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, और फिर मेरी आंखें वहीं रुक गईं। रिपोर्ट साफ बता रही थी कि समस्या मुझ में नहीं थी, समस्या रवि में थी। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। 7 साल तक मुझे बांझ कहा गया। 7 साल तक रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती हुई। 7 साल तक मुझे ताने सुनने पड़े। और अब मेरे हाथ में वह कागज था जो साबित कर रहा था कि मैं शुरू से निर्दोष थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, यह रिपोर्ट तुम्हारे पास कब से है? रवि की आंखें भर आई। शादी से पहले साल से। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और तुमने मुझे कभी बताया नहीं? वह रो पड़ा। मैं डर गया था संध्या। माँ ने कहा था कि अगर यह बात बाहर गई तो समाज में मेरी बदनामी होगी। उन्होंने कहा कि लोग मुझे अधूरा आदमी समझेंगे, इसलिए उन्होंने सारी रिपोर्ट छिपा दी। मेरा गुस्सा अब दर्द में बदल चुका था। मुझे रवि पर जितना गुस्सा था, उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने ही मुझे अंधेरे में रखा। तभी रवि ने बताया कि कुछ महीने पहले जब कमला देवी ने दूसरी शादी की जिद शुरू की, तब लड़की वालों ने शादी से पहले मेडिकल चेकअप की शर्त रख दी। कमला देवी को पूरा विश्वास था कि समस्या मुझ में थी, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही नई जांच हुई, सच्चाई सबके सामने आ गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि रवि कभी जैविक पिता नहीं बन सकता। लड़के वालों ने उसी दिन रिश्ता तोड़ दिया। बात रिश्तेदारों तक पहुंची। फिर धीरे धीरे पूरे परिवार को पता चल गया कि 7 साल तक एक निर्दोष लड़की को झूठा दोष दिया गया था। मैं सब सुन रही थी, लेकिन मेरे भीतर जैसे सब कुछ शांत हो चुका था। 6 महीने पहले की संध्या होती तो शायद फूट फूट कर रो पड़ती, लेकिन आज मैं पहले जैसी नहीं थी। मैंने अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया था, अपनी पहचान बना ली थी। मैंने फाइल बंद की और कहा, तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने जवाब दिया, क्योंकि माँ टूट चुकी है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, और मुझे भी। मैंने कहा, गलती का एहसास तब होना चाहिए था जब मुझे हर दिन अपमानित किया जा रहा था। रवि के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगले दिन वह फिर आया। इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ कमला देवी भी थी। मैंने दरवाजा खोला तो पहली बार उन्हें इतना कमजोर देखा। जो महिला हमेशा ऊंची आवाज में बोलती थी, आज उनकी नजर जमीन पर थी। उन्होंने अंदर आते ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं हैरान रह गई। कमला देवी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बहू। मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने आगे कहा, जब डॉक्टर ने पहली बार रिपोर्ट दी थी, मैं डर गई थी। मुझे लगा लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने सच छिपा दिया। फिर एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलती चली गई, और उसी झूठ से हमारा घर बर्बाद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली बार कमला देवी ने अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन 7 साल का दर्द सिर्फ 2 शब्दों में खत्म नहीं हो सकता था। मैंने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, आपने सिर्फ मेरे साथ अन्याय नहीं किया, आपने अपने बेटे के साथ भी किया। अगर सच पहले दिन स्वीकार कर लिया होता, तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। अगले कुछ हफ्तों में पूरे परिवार में वही चर्चा थी। रिश्तेदार जो कभी मुझे दोषी ठहराते थे, अब कमला देवी को समझा रहे थे। पड़ोसी जो मेरी बुराई सुनते थे, अब मेरे साहस की तारीफ कर रहे थे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया था। मेरी नई नौकरी शानदार चल रही थी। मैं अपने काम में खुश थी। पहली बार मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी पहचान सिर्फ किसी की बहू या पत्नी होने तक सीमित नहीं है। इसी बीच एक दिन मुझे कंपनी की तरफ से सम्मानित किया गया। पूरे शहर के कई बड़े लोग वहां मौजूद थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं मंच से नीचे उतर रही थी कि मेरी नजर सामने बैठी कमला देवी और रवि पर पड़ी। वे चुपचाप मुझे देख रहे थे। कार्यक्रम के बाद कमला देवी मेरे पास आई और बोली, आज समझ आया कि हमने किस हीरे की कद्र नहीं की।
उनकी आंखों में गर्व और पछतावा दोनों थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक दिन रवि ने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। शायद मैं कभी उस गलती की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर जिंदगी ने मौका दिया तो मैं फिर से तुम्हारा विश्वास जीतना चाहता हूँ। मैंने कोई वादा नहीं किया, क्योंकि भरोसा टूटने में एक पल लगता है और जुड़ने में सालों। लेकिन मैंने यह जरूर महसूस किया कि पहली बार रवि अपनी माँ की परछाई बनकर नहीं, अपनी सोच से बात कर रहा था। 6 महीने बाद कमला देवी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनके पास कोई बैठने वाला नहीं था, क्योंकि रिश्तेदार धीरे धीरे दूर हो चुके थे। तब मैं ही रोज अस्पताल जाती रही। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। एक दिन कमला देवी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुझे बहू समझा, बेटी नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उनकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उस दिन पहली बार मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। कुछ समय बाद जब वह स्वस्थ होकर घर लौटी, तो उन्होंने पूरे परिवार के सामने एक बात कही, आज के बाद इस घर में किसी औरत का सम्मान उसके बच्चे से नहीं, उसके व्यक्तिगत से होगा। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिसने सबसे ज्यादा गलत किया था, वही आज सबसे बड़ी सीख दे रही थी। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी जीत किसी को हराने से नहीं थी। मेरी जीत यह थी कि मैंने अपमान सहकर भी खुद को टूटने नहीं दिया। जिस दिन मुझे घर से निकाला गया था, सबको लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन वही दिन मेरी नई शुरुआत बन गया। और जब लोग आज मेरी कहानी सुनते हैं तो उन्हें सिर्फ एक बात याद रहती है, जिस औरत को परिवार ने कमजोर समझकर ठुकरा दिया था, उसी ने सबसे मजबूत बनकर दिखाया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।